मेरे 4 क्लास के प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें मधुप की तृतीय अध्याय को पढ़ाने जा रही हूँ। तुम लोग आजकल ज्यादा क्वेश्चन आंसर सेंड नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें भेज रही हूँ, पर अपना वर्क तुम लोग कंप्लीट करके मुझे नहीं भेज रहे हो। जल्दी जल्दी करो, ताकि अगर सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम अगर स्कूल चलता होता तो होता, लेकिन तुम लोग को तो कोई मतलब नहीं है। दिन प्रतिदिन तुम लोग कम करते जा रहे हो वर्क भेजने में। लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगी, और जो बच्चे 10-20 बच्चे जो कॉन्शियस है उन्हें तो मैं पढ़ाऊंगी। इसलिए मैं अपना 3rd चैप्टर का वीडियो अभी डालने जा रही हूँ तुम लोग को। जब मैं पढ़ता था, यह महात्मा गांधी द्वारा रचित आत्मकथा है उनके द्वारा लिखा गया है। ये उन्होंने लिखा है। मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे बहुत न्यायप्रिय थे। उनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। पूजा पाठ के बिना वे भोजन नहीं करते थे। महात्मा गांधी जो थे, वे हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। तुम लोग तो जानते ही हो कि उनका जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर को। तो उन्होंने लिखा है इसमें, मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। वहां से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। एक कक्षा पार करके मैं हाई स्कूल में आ गया। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। वे इतने होशियार बच्चे थे, पर उनको कोई घमंड नहीं था कि मैं इतना होशियार हूँ, मुझे इनाम मिलता है, मुझे छात्रवृत्ति मिलती है। इस बात का उनको कभी घमंड नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उनको किस बात की रहती थी? अपने आचरण की, कि उनके हाथों से कोई ऐसा काम न हो जाए जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे। ये मेरे लिए असहनीय था। ये उनके लिए क्या था? असहनीय था, जिसे वो सहन नहीं कर सकते थे। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। एक बार क्या हुआ था? उनको मार खानी पड़ी थी। उनको मार खाने का दुख नहीं था, पर दुख इस बात का था कि मैं दंड का पात्र समझा गया। दंड मतलब समझते हो बच्चों? मतलब सजा का पात्र समझा गया। हमसे गलती हुई जो हमको सजा मिला। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। हमारे मुख्य अध्यापक ने ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को क्या कर दिया था? अनिवार्य कर दिया था। मेरा मन इनमें न लगता था। मेरा मन इनमें क्या होता था? लगता ही नहीं था। खेलना अनिवार्य होने के पहले मैं कभी व्यायाम करने या क्रिकेट खेलने गया ही नहीं था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि एक गलती थी। वे अब सोच रहे हैं कि व्यायाम के प्रति उनको जो लगाव नहीं था व्यायाम से, कसरत से, वो उनकी गलती थी। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी होता है, जानते हो बच्चों। इसलिए हमेशा तुम लोग आउटडोर गेम खेलने का प्रयास करो, इंडोर गेम्स नहीं। एक शनिवार को शाम 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चल सका। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे न आने का कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना। मुझे दंड भुगतना पड़ा। देखो बच्चों, सत्य होने के बावजूद भी उन्हें दंड का पात्र बनना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई गवाह या सबूत नहीं था। इससे उनको बहुत दुख हुआ। कभी कभी तुम अच्छे बच्चों को भी दोष न होने पर भी शिक्षकों की डांट सुननी पड़ती है, क्योंकि तुम्हारे पास भी कोई सबूत या गवाह नहीं होता। तो जब भी गलती करो तो सबूत या गवाह रख लिया करो। मैंने तुमसे क्या कह दिया? गलती करो तो नहीं, सही करो तो सबूत या गवाह रख लिया करो, जिससे तुम्हें दंड नहीं मिले। गलती करोगे तो दंड तो मिलेगा, उसके लिए तो कोई सबूत गवाह की आवश्यकता ही नहीं है। खेलना अनिवार्य होने के पहले मैं कभी व्यायाम करने या क्रिकेट खेलने गया ही नहीं था। अब मैं यह देखता हूँ
कि व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि एक गलती थी। पढ़ने के साथ साथ उनके लिए क्या जरूरी था, व्यायाम करना भी जरूरी था। पर वो मैं झूठा नहीं था, या कैसे सिद्ध करूं, इसके लिए उनके पास कोई भी उपाय नहीं था। मन मार कर रह गए। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। कसरत में न जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कसरत से तो मुक्ति पा ही ली थी। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। स्वास्थ्य के लिए खुली हवा में घूमना लाभकारी होता है। सुबह में अगर 10-15 मिनट भी तुम घूम लोगे तो दिन भर तुम्हारा मन एकदम सुंदर रहेगा। यह बात मुझे अच्छी लगी, तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर तगड़ा हो गया। यानी व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला जारी रखा। इससे शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सजा भोगनी पड़ी, पर एक गलती की सजा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं यही जानता था कि पढ़ाई में सुंदर लेखन जरूरी नहीं है। तुम लोग सोचते हो ना कि क्वेश्चन आंसर है, लिख लेते हैं, इसमें क्या हैंडराइटिंग बना बना करके लिखेंगे, पर ऐसी बात नहीं है। अगर तुम क्वेश्चन आंसर को सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखोगे तो देखने वाले भी प्रसन्न होंगे और तुम्हें भी अपनी कॉपी देख के बहुत खुशी होगा, है ना बच्चों। ये भी सोचते थे यही कि अरे हैंडराइटिंग से क्या होता है, सब कुछ आना चाहिए। पर बिलायत जब वे गए तब वे देखे कि दक्षिण अफ्रीका में वकील और नवयुवकों के पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती जैसे दाने अक्षर दिखे। तब वो शर्माए और पछताए। तब लगता था हे भगवान, हम भी क्यों नहीं अपने अक्षर को सुंदर बनाए। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पका घड़ा कहीं चाक पर चढ़ता। इसका मतलब यह हुआ बच्चों, जो अगर कुम्हार पक्के घड़े को अगर चाक पर रख दे तो क्या वो पकेगा फिर से? वो तो नहीं पकेगा, वो तो पका ही हुआ है। लेकिन अगर कच्चे घड़े को अगर चढ़ाएगा मिट्टी का बर्तन बना करके, तभी वो पकेगा। यह एक लोकोक्ति है, ठीक है। इसलिए इस लोकोक्ति मतलब तुम लोग जब बच्चे रहोगे और तुम कोशिश करोगे तो बड़े होके धीरे धीरे तुम्हारे हैंडराइटिंग का विकास होता जाएगा और काफी सुंदर हो जाएगा। लेकिन बड़े होकर के अगर तुम चाहोगे कि मैं हैंडराइटिंग सुधार लूं, तो ये तो शायद ही बिरले के साथ ही ऐसा होता है। सभी मेरे उदाहरण से सबक लें और समझें कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है। गांधी जी का ऐसा मानना है कि अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है। इसलिए बालकों को पहले चित्रकला सिखानी चाहिए। हम लोग के स्कूल में ड्राइंग बुक लगता है ना बच्चों, क्यों? और जब तुम लोग नर्सरी LKG में पढ़ रहे थे तो तुम लोग का A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल वाला क्यों रहता है? सुंदर सुंदर पिक्चर के साथ रहता है याद करने के लिए कि तुम लोग पिक्चर देखो और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखो। हिंदी में अ से अनार, आ से आम, ये सब याद करते थे ना तुम लोग छोटे थे तब, तो वो सब पिक्चर के साथ बना रहता है। इसलिए कि तुम लोग सुंदर जैसा पिक्चर बनाओ और उसी तरह सुंदर सुंदर वर्ड में उसको लिखो और आसानी से तुम उस वस्तुओं को पहचान भी कर सको। उसी तरह जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तो तभी अक्षर पहचानना और लिखना सीखे, तो उनके अक्षर छपे अक्षरों के समान ही सुंदर होंगे, ठीक है। इस समय के विद्या अध्ययन के कुछ संस्मरण और भी उल्लेखनीय है। 6ठी कक्षा में मेरे संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर मास्टर बहुत कड़े मिजाज के थे। अब उनके जो शिक्षक थे संस्कृत के, वो तो बहुत गुस्सैल थे, वर्क नहीं बनाने पे बहुत पीटते थे, बिल्कुल मेरी तरह, ठीक है। तो लेकिन तुम लोग तो अभी हमसे मिले नहीं हो, इसलिए पिटाई खाए नहीं हो, इसीलिए तुम लोग अभी बदमाशी कर रहे हो। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास भी करते थे। जो विद्यार्थी नहीं सीखता था उसे बहुत पीटते थे। परंतु मैंने संस्कृत की कक्षा छोड़कर फारसी की कक्षा में बैठना शुरू कर दिया। अब मान लो बेटा, मैं तुम लोगों को संस्कृत पढ़ाने बैठूं और तुम जाकर के उर्दू के क्लास में बैठ जाओ तो मुझे तो कष्ट होगा ही। इसलिए क्योंकि फारसी के मौलवी नरम दिल के थे, वो गुस्सैल नहीं थे, वो मारते नहीं, तो सोचे चलो फारसी ही सीख लेते हैं।
लेकिन उनको जब संस्कृत को शिक्षक को पता चला तो उन्हें दुख हुआ और उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, मैं तो सब छात्रों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ, आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे, तुम्हें यूं हारना नहीं चाहिए, तुम फिर से मेरी कक्षा में आकर बैठो। ये उनके संस्कृत के शिक्षक ने महात्मा गांधी से कहा। मैं आज कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानता हूँ, क्योंकि जितनी संस्कृत में उस समय सीखा उतनी ही न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों का रस न ले पाता। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। किसका स्थान होना चाहिए? हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का। भाषाओं की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। तुम लोग जितना ज्यादा भाषा सीखना चाहो उतना सीख सकते हो, वो तुम्हारे लिए फायदेमंद ही होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में तो तुम लोग जानते हो, जो कि क्या है 5 तारीख को जिनका शिक्षक दिवस तुम लोग मनाते हो। वे जानते हो बच्चों, वे 14 भाषाओं के ज्ञाता थे। कितने भाषाओं के ज्ञाता थे? 14 भाषाओं के। उनके बारे में स्कूल खुलेगी तो किसी दिन क्लियर हम लोग बहुत अच्छे से बैठ के उनके बारे में तुम लोग को जानकारी दूंगी। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए तो सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सिखाने का बोझ हम पर न पड़े। ये तो भाषाएं सीखने में बहुत ही आनंद आएगा। तब क्या होगा? अगर भाषा पद्धति पूर्वक धीरे धीरे करके सिखाया जाए कोई भी भाषा को। अब मान लो संस्कृत का तुम लोग अनुवाद बनाओगे तो तुम लोग को संस्कृत भाषा धीरे धीरे पढ़ना लिखना बोलना आ जाएगा। इंग्लिश का ट्रांसलेशन बनाओगे तो धीरे धीरे तुम लोग को पढ़ना लिखना आ जाए। 3 भाषा तो तुमको कंपलसरी है सीखना, है ना। हमारे स्कूल के मुताबिक हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश और उर्दू, इन 4 भाषाओं को हम लोग अपने स्कूल में सीखते हैं। उर्दू के छात्र उर्दू पढ़ते हैं और संस्कृत वाले छात्र संस्कृत पढ़ते हैं। वो अनिवार्य नहीं है, ठीक है, वो जिसके लिए जो जरूरी है। और कुछ 9-10 में जाकर के बच्चे संस्कृत भी छोड़ देते हैं, सिर्फ हिंदी ले लेते हैं। कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं, कुछ बच्चे हिंदी लेते हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 8 तक तो बच्चों तुम लोग को सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है ये तो। और जब तुम धीरे धीरे उन भाषाओं में डूब जाओगे ना, जब तुमको सब कुछ आ जाएगा ना, तो तुमको बहुत मजा आएगा और एक दूसरे से बात करने में। जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरी भाषा का ज्ञान बहुत सुलभ हो जाता है, मतलब आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, सदाचार का मतलब है विनम्रता, मतलब घमंड न करना। स्वास्थ्य का मतलब है घूमना, व्यायाम करना। सुलेख का मतलब है अच्छी लिखावट और चित्रकला। और भाषा में मातृभाषा आवश्यक है, हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी, है ना। इतना। अब आओ बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर का थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी के पिता का स्वभाव कैसा था? तो गांधी जी के पिता का स्वभाव सत्यप्रिय, साहसी और उदार था, ठीक है। विद्यार्थी के रूप में गांधी जी का आचरण कैसा था? विद्यार्थी के रूप में शिक्षकों के प्रति गांधी जी का आचरण अत्यंत विनम्र था। विलायत जाने तक कौन सा विचार गांधी जी के मन में बना रहा? विलायत जाने तक पढ़ाई के लिए सुंदर लेखन जरूरी नहीं है, यह विचार गांधी जी के मन में बना रहा। अब आइए, लिखिए में है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अपने आचरण की मुझे चिंता रहती थी। तो इसमें क्या भरेंगे? आचरण। खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। खुली हवा में घूमना किसके लिए लाभकारी है? स्वास्थ्य। इसमें भरेंगे। एक शनिवार को शाम 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। हो गया। अब यहाँ पे कुछ पंक्ति दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन आंसर अब हम लोग इस तरह डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्य अध्यापक ने क्या अनिवार्य कर दिया था? मुख्य अध्यापक ने ऊपर के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। लेखक को किस गलती का अनुभव हुआ? पढ़ाई के लिए सुंदर लेखन जरूरी नहीं है, आगे चलकर उन्हें अपनी इस गलती का अनुभव हुआ। पढ़ने के साथ साथ क्या जरूरी है? पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी जरूरी है। अब पंक्तियों में संयुक्त व्यंजन वाले शब्द चुनकर लिखिए। तुम लोग को 4 शब्द
अक्षर, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन ये हम तुम लोग को बता चुके हैं, ग्रामर में पढ़ा चुके हैं। तो तुम लोग देख लेना इसमें जो कौन कौन सा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है और उसको लिखना। और जब हम ग्रामर पढ़ा करके तुम लोग का टेस्ट लिए थे तो तुम लोग को याद था कि चैप्टर 2 में तुम लोग कुछ कंफ्यूज थे, तो तुम लोग हमको तो कोई मैसेज नहीं किए। टेस्ट में तो सब गड़बड़ाए, वैसे हमको मैसेज नहीं किए कि हाँ मैम हमको ये समझ में आया, हमको ये समझ में नहीं आया। तुम लोग मैसेज करोगे तभी तो मैं समझूंगी और फिर टेस्ट लूंगी उस दिन। फिर तुम लोग चुप हो जाओगे, या तो तुम लोग ध्यान पूर्वक वीडियो देखते नहीं हो, या जो मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ा के सेंड करती हूँ उसको तुम नोट करके भेज देते हो। किताब खोल के नहीं देखते हो, समझने का कोशिश नहीं करते हो। मुझसे बहुत कम बच्चे सवाल करते हो। क्लास में रहते तो कितने बच्चे रहते ये तो तुम लोग जानते हो, लेकिन यहाँ पे तुम लोग बहुत कम बच्चे आते हो और धीरे धीरे तुम लोग का संख्या भी कम हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये मत सोचना, हमेशा ऐसा नहीं है। मार्च में एग्जाम होगा ही, देख रहे हो 10th क्लास के लिए सब कुछ आ गया है। तो तुम लोग का कैसे एग्जाम रुकेगा, तुम लोग का भी एग्जाम होगा ही, सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तक मेरे मुताबिक। अब भगवान जो करे ऊपर। अब गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म हम लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। कृष्ण शंकर कौन थे? कृष्ण शंकर संस्कृत के शिक्षक थे। संस्कृत के शिक्षक और फारसी के शिक्षक में क्या अंतर था? तो संस्कृत के शिक्षक कड़े मिजाज के थे, जबकि फारसी के शिक्षक नरम दल के थे। मातृभाषा के अतिरिक्त और कौन सी भाषाएं हमें जाननी चाहिए? मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 तो तुम लोग का क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर चुकी हूँ। तुम लोग उसको लिख करके और मुझे सेंड करो, फिर मैं देखती हूँ। कल 5 क्लास का टेस्ट ली हूँ, बहुत बच्चे पिछड़ गए हैं। अब कल फिर मैं 5 का टेस्ट लेने जा रही हूँ। तुम लोग यहाँ तक आ जाओ, 1-2 चैप्टर और पढ़ा के, जितना पढ़ाऊंगी मैं सब में से क्वेश्चन पूछूंगी। अब यहाँ आशा स्पष्ट कीजिए, इसको भी मैं भेज चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। सारा तुम लोग लिख करके मुझे जल्द से जल्द सेंड करो ताकि मैं तुम लोगों का टेस्ट ले सकूं। टेक केयर।